Hello friends, welcome to Super Coaching Regulatory Bodies by Textbook. And as you know that the phase 2 of RBI Grade B 2024 examination is to be conducted on 19th October 2024 and the phase 2 of NABARD Grade A examination is to be conducted on 20th October 2024. जिसका मतलब है दिन तो बिल्कुल भी नहीं बचे हैं, 2-3 दिन ही बचे हैं आपके एग्जाम्स के लिए. So those who were eagerly waiting for the phase 2 examination guys, it is around the corner. अब बिल्कुल टाइम नहीं बचा है. तो इस सेशन में आई एम गोइंग टू टेल यू सम इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपको इंप्लीमेंट करनी है इन अपकमिंग एग्जाम्स में से. डेफिनेटली अगर आपने इसे इंप्लीमेंट कर दिया, आप डेफिनेटली वहां पे देखेंगे आपके नंबर ज्यादा आ रहे हैं. सो आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू एनी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस सेशन. यहाँ पे कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं नहीं बताऊंगा आपको, ठीक है. उसके रिगार्डिंग हमने सेशन पहले ही दे दिया है और अब इतना टाइम भी नहीं बचा है कि आप यहाँ पे कोई नया टॉपिक पढ़ पाए. So what I would be discussing here, I would be discussing the last minute tips. If you follow that, if you implement those tips, guys, believe me, you can see a increase in your marks. और यहाँ पे एक एक मार्क्स का कंपटीशन होता है. अगर आपके एक मार्क्स ज्यादा है तो कई बार आपका सिलेक्शन हो जाता है, एक मार्क्स कम है तो कई बार आपका सिलेक्शन रुक जाता है, ठीक है. सो आई होप यू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ अ सिंगल मार्क. और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कुछ मार्क्स की, राइट. तो डेफिनेटली वो चीज एज देंगी, बट फॉर दैट यू हैव टू इंप्लीमेंट द थिंग्स, इंप्लीमेंट द टिप्स विच आई एम गोइंग टू टेल विथ यू, ठीक है. चलिए, तो गाइज इफ आई टेल यू अबाउट द लास्ट मिनट टिप्स, तो यहां पे बेसिकली मैं 3 पार्ट्स में उसे डिस्कस करूंगा. नंबर फर्स्ट, लास्ट मिनट टिप्स फॉर ऑब्जेक्टिव पार्ट, जो कि आरबीआई ग्रेड बी, नबार्ड ग्रेड ए दोनों में कॉमन है. देन लास्ट मिनट टिप्स फॉर डिस्क्रिप्टिव पार्ट, कौन सी ऐसी चीजें जो आपको डिस्क्रिप्टिव पार्ट में ध्यान रखनी है और उसे इंप्लीमेंट करनी है सो दैट यू कैन स्कोर सम एक्स्ट्रा मार्क्स फ्रॉम योर कॉम्पिटिटर, राइट. एंड देन लास्ट मिनट टिप्स, जनरल लास्ट मिनट टिप्स मैं आपको यहां पे दूंगा जो बेसिकली आपको ध्यान रखनी है एग्जामिनेशन में जाने से पहले. तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस, लास्ट मिनट टिप्स फॉर ऑब्जेक्टिव पार्ट. तो ऑब्जेक्टिव पार्ट की अगर मैं बात करूं गाइस, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे ही पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पर ऑब्जेक्टिव में कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो हम जनरली कमिट करते हैं और जिसकी वजह से हमसे चीजें आती भी हैं, हम तब भी गलत करके अपने मार्क्स लूज कर देते हैं. तो यहाँ पे कौन सी चीजें हैं जो आपको एग्जाम में इंप्लीमेंट करनी है विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्टिव पार्ट ऑफ द पेपर. एंड गाइस आई एम टेलिंग यू फॉर बोथ आरबीआई ग्रेड बी एज वेल एज नबार्ड ग्रेड ए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव दोनों ही एग्जामिनेशन में, ठीक है. सो फिलॉसफी विल बी सेम. नंबर फर्स्ट इज गो थ्रू द पेपर एट अ ग्लांस एंड सेग्रीगेट देम. तो यहां पे सबसे पहला काम आपको करना है ऑब्जेक्टिव पार्ट में, एक बार पूरे क्वेश्चंस आपको देख लेने हैं एट अ ग्लांस. एक ग्लांस लुक के साथ आपको सारा का सारा ऑब्जेक्टिव पेपर जो है वो अच्छे तरीके से देख लेना है और उसको साथ साथ में सेग्रीगेट भी कर लेना है, ठीक है. सेग्रीगेट आप कैसे करेंगे, आप वहां पे कलर कोडिंग दे दीजिए. आप जब एक लुक ले रहे होंगे अपने पेपर का, वहां पे यू हैव टू आइडेंटिफाई कि विच इज द क्वेश्चन दैट यू कैन इजीली सॉल्व, जिसमें आप कॉन्फिडेंट हैं उसको आप किसी और कलर से मार्क कर दीजिए, जिसमें आप थोड़े से डाउटफुल हैं उसको किसी और से कर दीजिए, और ऐसे क्वेश्चन जो आपको बिल्कुल नहीं आते हैं उनको या तो आप ब्लैंक रहने दीजिए, कोई भी कलर कोडिंग मत दीजिए, या तो कोई और कलर आप देना चाहते हैं दैट यू कैन गिव, ठीक है. So this is the first thing that you would do when you see the paper. ठीक है, I'm talking about the objective part. So go through all the questions at a glance and segregate them in 3 different parts. ठीक है, 3 different parts में आपको segregate करना है. Number first, the questions in which you are most confident. Number second, जिसमें थोड़ा सा doubt है आपको between 2 options. ठीक है, थोड़ा doubtful है, आपको याद नहीं आ रहा है concept, but you can easily do. And third is the जो आपने बिल्कुल पढ़ा भी नहीं है, completely आपके लिए नया है. ठीक है, इन 3 parts में आपने segregate कर लिया questions को, और ये जब आप देखेंगे तभी आपको color coding देनी है. You will have the option of color coding in the examination. ठीक है. देन रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, स्पेशली करेक्ट और इनकरेक्ट वंस. देखिए होता क्या है, जिस क्वेश्चन में हम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, ठीक है, उसको हम पूरा पढ़ना भी नहीं चाहते, उसको हम देखते हैं ये क्वेश्चन है, बिल्कुल आप कॉन्फिडेंट होते हैं, आप तुरंत ही उसे मार्क करने के लिए जाते हैं. एंड दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक दैट एस्पिरेंट्स कमिट. सो दे लूज देयर मार्क्स इवन इन द क्वेश्चन विच दे नो, जिसको बहुत अच्छे तरीके से वो अटेम्प्ट कर सकते थे. सो दे लूज मार्क्स इन दीस काइंड ऑफ क्वेश्चंस. वही मिस्टेक्स आपको नहीं करनी गाइस. रीड द क्वेश्चन केयरफुली. कई बार क्या होता है, क्वेश्चन इज अबाउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, बट हम पूरा नहीं पढ़ते, जिसमें मज्यूम करते हैं कि हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, और वहां पे हम मिस्टेक करके आ जाते हैं. सो दिस यू हैव टू रिमेंबर. इवन यू नो द कंसेप्ट वेरी वेल, डू नॉट वरी, कोई भी जल्दी नहीं यहाँ पे, यू विल हैव सफिशिएंट टाइम. सो रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली. जो भी इंस्ट्रक्शंस है, चाहे वो करेक्ट हो, इनकरेक्ट हो, या कोई भी इंस्ट्रक्शंस हो, यू हैव टू रीड देम वेरी केयरफुली. ठीक है, स्पेशली करेक्ट और इनकरेक्ट वंस मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है, क्योंकि ये ऐसा एरिया है करेक्ट और इनकरेक्ट वाला जहां पर हम सबसे ज्यादा मिस्टेक्स कमिट करते हैं, और जो क्वेश्चन आते हैं हम उसे भी गलत करके आ जाते हैं. ठीक है, और जिसकी वजह से हमारा सिलेक्शन रुक जाता है. तो आराम से, पेशेंस के साथ, कोई जल्दी नहीं है, आपको कोई भी बस या ट्रेन नहीं पकड़नी है. एग्जाम का पूरा टाइम यूटिलाइज करिए, आप ही को टाइम दिया गया है, अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करिए. ठीक है. देन नेक्स्ट इज द अटेम्प्ट क्वेश्चंस इन 3 राउंड्स. आपको 3 राउंड्स में यहाँ पे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं. ठीक है, डू नॉट ट्राई टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन इन सिंगल गो. यू हैव टू अटेम्प्ट क्वेश्चंस इन 3 राउंड्स. व्हाट आर द 3 राउंड्स गाइस?
नंबर फर्स्ट, जिसमें आप सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं, ठीक है, आप ऐसे क्वेश्चन सबसे पहले अटेम्प्ट करेंगे जिसमें आप सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट है। ये कैसे पता चलेगा? आपने यहाँ पे पहले ही मार्क कर लिया था, उनको सेग्रीगेट कर लिया था, तो फटाफट उस कलर कोडिंग वाले क्वेश्चन पे जाइए, उसको अटेम्प्ट कर दीजिए। इससे होगा क्या? इससे एक तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आपके बढ़ेंगे, आपको और कॉन्फिडेंस मिलेगा कि आप जो क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट कर रहे हैं वो एकदम सही अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट राउंड। फिर वापस से आपने एक बार कॉन्फिडेंट वाले क्वेश्चन कर लिए, देन यू विल कम बैक टू द क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद आप वो क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट करेंगे जिसमें आप डाउटफुल है बिटवीन टू ऑप्शंस, ठीक है, आप कहीं ना कहीं डाउटफुल है, आपको पता है कि रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस तो बिल्कुल गलत हैं, लेकिन दो ऑप्शंस में आप कंफ्यूज्ड हैं, और ऐसे क्वेश्चन आपको हमेशा अटेम्प्ट करने गाइस। ऐसे क्वेश्चन आपको गलत नहीं करने, क्योंकि वहां पे जो प्रोबेबिलिटी है वो 50% है, एंड 50% इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। सही और गलत होने की जो प्रोबेबिलिटी वो 50% है, और यहाँ पे क्योंकि आप डाउटफुल है, डेफिनेटली यहाँ पे जो आपका ओवरऑल अगर मार्किंग देखूं ऐसे क्वेश्चंस के, पॉजिटिव में ही रहेगा। क्यों? क्योंकि आपको अगर डाउट है, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो, तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं अपने सबकॉन्शियस माइंड को यूज करके, अपनी रिकॉलिंग पावर को यूज करके आप कहीं ना कहीं सही आंसर जरूर मार्क करके आ जाएंगे, ठीक है। सो सेकेंड राउंड इज दिस। एंड द थर्ड राउंड की बात करूं, थर्ड राउंड में वो क्वेश्चन करने हैं जो आपने थोड़े बहुत पता है या आपने बिल्कुल नहीं देखे हैं, ठीक है, लेकिन आप उसमें बेसिकली ऐसे रैंडम गेस बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। अगर आपके पहले दो राउंड में अच्छे अटेम्प्ट हो गए हैं, तो यहां पे थर्ड राउंड की जरूरत आपको है भी नहीं, ठीक है। थर्ड राउंड के क्वेश्चंस बिल्कुल मत अटेम्प्ट करिए, क्योंकि ब्लाइंड गेस यहां पे बिल्कुल भी नहीं मारने हैं आपको। अगर आप थोड़ा सा कैलकुलेट करके, थोड़ा सा लॉजिक लगा के, इफ यू कैन डू, देन यू कैन गो फॉर द थर्ड राउंड। लेकिन अगर आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स काफी कम है फर्स्ट और सेकंड राउंड में, देन डेफिनेटली आपको थर्ड राउंड में जाना ही पड़ेगा, अदरवाइज सिलेक्शन वैसे भी नहीं होगा, ठीक है। तो वो चीज आप एनालाइज कर लीजिएगा। पहले और दूसरे राउंड में अगर आपके अटेम्प्ट अच्छे हो चुके हैं, तो यहाँ पे थर्ड राउंड की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर पहले और सेकंड राउंड में आपके अटेम्प्ट्स कम है नंबर ऑफ क्वेश्चंस के, तो थर्ड राउंड करने पड़ेंगे। लेकिन थर्ड राउंड का ये मतलब नहीं कि आप पूरा का पूरा ब्लाइंड गेस करके आएंगे। पढ़िए स्टेटमेंट को, लॉजिक लगाइए, आपने डेफिनेटली कुछ ना कुछ उसके अराउंड पढ़ा होगा, एंड यू देयर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट यू मे रीच टू द राइट आंसर, ठीक है। सो वो आपको वहां पे पढ़कर लॉजिक लगाना है। देन यूज एलिमिनेशन टेक्निक, गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज याद रखिए, जो लोग सेलेक्ट होते हैं वो कहीं ना कहीं इस टेक्निक का यूज करते हैं। हम करते हैं क्या, हमें लगता है कि यार ये क्वेश्चन अगर मुझसे डायरेक्टली आ रहा है तो ही यहाँ पे मैं अटेम्प्ट करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। गाइस ऐसे बहुत ही कम क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें आप 100% कॉन्फिडेंट है कि यही वाला आंसर है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो आपको कहीं ना कहीं डाउट में रखेंगे, और उसके लिए आपको एलिमिनेशन टेक्निक अप्लाई करनी है। व्हाट इज द एलिमिनेशन टेक्निक? एलिमिनेशन टेक्निक में गाइस क्या हो रहा है, एलिमिनेशन टेक्निक में आपको बस आपको एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट पता करना है, ठीक है। खास करके खास करके यहाँ पे जो मल्टी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5, फिर ऑप्शंस में रहता है 1 2 एंड 3 ओनली, 1 2 एंड 4 ओनली, 2 3 एंड 5 ओनली। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कैसे टैकल कर सकते हैं? यू जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। एक बार आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट पता चल गया, देन यू हैव टू सी कि ये जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, जो ऑप्शन है, ये कौन कौन से ऑप्शंस में है। फॉर एग्जाम्पल अगर 5 स्टेटमेंट दी हुई है, ठीक है, फिफ्थ इज रॉन्ग, तो आप देखेंगे नीचे ऑप्शंस में कौन कौन से ऑप्शन में फिफ्थ है, उसको आप तुरंत एलिमिनेट कर देंगे। देन वहां पे बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस बचेंगे आपके पास, और अगर वो ऑप्शन दो बच रहे हैं, देन यू हैव टू मैंडेटरली अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन, क्योंकि प्रोबेबिलिटी अब 50-50% की हो गई है। तो एलिमिनेशन टेक्निक इज अ वेरी पावरफुल टूल, चाहे वो एग्जामिनेशन कोई भी हो गाइस, बहुत ज्यादा पावरफुल टूल है वो। उसको अच्छे तरीके से अप्लाई करिएगा और यूज जरूर करिएगा। इस गलत फहमी मत रहिएगा कि मैंने प्रिपरेशन शायद अच्छी नहीं की है, मुझसे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। सबके साथ सेम चीज ही होती है। ऐसे बहुत ही कम क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आप कॉन्फिडेंट होते हैं 100%। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको इसी तरीके से मिलेंगे जिसमें आप डाउटफुल रहेंगे, और एलिमिनेशन टेक्निक इज अ वेरी पावर टूल जिसको आप यूज कर सकते हैं सही आंसर तक पहुंचने के लिए, ठीक है। देन मार्क द आंसर केयरफुली, ये एक और मिस्टेक है जो एस्पिरेंट्स करते हैं। हमें क्वेश्चन भी अच्छे से पढ़ लिया, हमें आंसर भी अच्छे से पता है, लेकिन कई बार हम बी की जगह सी मार्क कर देते हैं, ए की जगह डी मार्क कर देते हैं। तो वो चीज आपको थोड़ा सा अपने माइंड को ओपन करके, अपनी नजरों को ओपन करके बैठना है, ठीक है, ताकि वो मिस्टेक ना हो। ऐसी बहुत कॉमन मिस्टेक्स होती हैं गाइज, और यही यही मिस्टेक्स हमें सिलेक्शन से दूर कर देती है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर कि यू हैव टू मार्क द आंसर केयरफुली। भले आपने सारे प्रिकॉशंस वहां पे बरते हैं क्वेश्चन पढ़ने में, ऑप्शंस पढ़ने में, लेकिन उसको मार्क करने में डेफिनेटली बहुत अच्छे तरीके से देखिए कि ऑप्शन नंबर ए है कि बी है। आप गलती से बी मत मार्क कर दीजिएगा उसमें, ठीक है। देन फर्दर डू नॉट मेक ब्लाइंड गेसेस। आई टोल्ड यू, ब्लाइंड गेसेस बिल्कुल भी नहीं करने हैं। अगर नहीं आ रहा तो छोड़ दीजिए, ब्लाइंड गेस करने कोई भी सेंस नहीं, क्योंकि आपके पास वहां पे 5 ऑप्शंस होंगे, ठीक है। अब 5 ऑप्शंस में आपको पता ही नहीं कौन सा ऑप्शन मार्क करना है, बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, बल्कि हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी कि आपका आंसर गलत ही होगा। तो ब्लाइंड गेसेस बिल्कुल नहीं करने हैं। आप कुछ लॉजिक लगा सकते हैं, कुछ एलिमिनेशन टेक्निक के थ्रू कुछ किसी ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, देन यू कैन गो फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। अदरवाइज पूरी तरीके से उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। देन डू नॉट लीव द लेंथी क्वेश्चंस अज्यूमिंग देम टू बी डिफिकल्ट।
अटेम्प्ट देम एट द लास्ट, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये दो चीजें यहाँ पे ध्यान रखिए, जो लेंदी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उनको डिफिकल्ट समझ के छोड़ना नहीं है। पहली चीज, उनको डिफिकल्ट समझ के बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। कई बार वो सिर्फ हमें डराने के लिए होते हैं, लेकिन उनका जो फैक्ट होता है बहुत ही मतलब बेसिक होता है, जो आपने पढ़ा होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आईएमएफ से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट आ गया, उन्होंने पूरा पैसेज दे दिया, लास्ट में ऐसा फैक्ट दे दिया जो आपको पता था, लेकिन आपने पैसेज ही नहीं पढ़ा, क्यों? डर के मारे कि बहुत ही लेंदी क्वेश्चन है, मुझसे नहीं आएगा। तो सबसे पहली चीज आपको ये ध्यान रखनी है, लेंदी क्वेश्चंस को डिफिकल्ट नहीं समझना है। नंबर सेकंड, जो लेंदी क्वेश्चन है उनको लास्ट में अटेम्प्ट करिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप चाहे क्वेश्चन 1 करिए चाहे क्वेश्चन 2 करिए, मार्क्स आपको उतने ही मिलने हैं, राइट। तो यहाँ पे फोकस रखिए जो इजी क्वेश्चन है, जो आपको इजी क्वेश्चन की बात नहीं, बात है कि जो क्वेश्चन टाइम कम ले रहे हैं, ठीक है। जो क्वेश्चंस टाइम कम ले रहे हैं उनको पहले अटेम्प्ट कर लीजिए, क्योंकि कम टाइम में आप ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे तो आपको कॉन्फिडेंस भी मिलेगा। अगर आपने लेंदी लेंदी क्वेश्चंस पहले ही कर लिए तो फिर ये हो जाएगा कि आपने क्वेश्चंस, टाइम भी आपका ज्यादा लग गया, आपने क्वेश्चंस भी कम अटेम्प्ट किए, तो वो एक पैनिक क्रिएट करेगा और बाद में जब आप रश में जाएंगे तो बेसिकली वहां पे बहुत सारे ऑप्शंस गलत कर सकते हैं। तो दो चीजें याद रखनी, पहली बात, लेंदी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, डिफिकल्ट समझ के पढ़ना जरूर है, लेकिन उसको लास्ट में अटेम्प्ट करिए, ठीक है। उसको लास्ट में अटेम्प्ट करिए, एक बार सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस कर लीजिए जो बहुत ज्यादा लेंदी नहीं है, इससे आपके कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाएंगे, बाद में आप लेंदी क्वेश्चंस में भी मूव कर सकते हैं। तो ये कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हैं विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्टिव पार्ट, जो मैं भी इंप्लीमेंट करता था अपने एग्जाम में, ठीक, और मैंने भी अपनी मिस्टेक से सारी चीजें ऑब्जर्व की हैं। सेकेंड एरिया इज द लास्ट मिनट टिप्स फॉर डिस्क्रिप्टिव पार्ट। गाइस, डिस्क्रिप्टिव पार्ट के लिए बात करूं, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो आरबीआई ग्रेड बी में हो, चाहे वो नबार्ड ग्रेड बी में हो, नबार्ड ग्रेड ए में हो, इसके रिगार्डिंग बेसिकली क्या है गाइस, इंपॉर्टेंट पार्ट। सो गो थ्रू द पेपर एट अ ग्लांस एंड मेक द सीक्वेंस ऑफ द क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड। सबसे पहले इमीडिएटली क्वेश्चन नंबर 1 देखते टाइपिंग मत चालू करिएगा, ठीक है। दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक गाइस। अगेन आपको बहुत सारी कीबोर्ड्स की आवाज आना चालू हो जाएगी, कोई बात नहीं, डरना नहीं है, पैनिक नहीं करना है। क्वेश्चन पढ़िए, सारे क्वेश्चंस देखिए डिस्क्रिप्टिव वाले, एक सीक्वेंस बनाइए, अपनी रफ शीट आपको मिलेगी, वहां पे सीक्वेंस लिख दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 आप पहले अटेम्प्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 आप सेकंड नंबर पे अटेम्प्ट करेंगे, किस बेसिस पर? जिस बेसिस पे आपको टॉपिक आता है, ठीक है। तो प्रॉपर तरीके से एक बार ग्लांस लुक लीजिए सारे क्वेश्चंस का, और बाद में आप इसको एक सीक्वेंस बनाइए कि पहले कौन सा अटेम्प्ट करेंगे, बाद में कौन सा अटेम्प्ट करेंगे। कीबोर्ड की आवाज से डरना नहीं है गाइस, ये वो एस्पिरेंट होते हैं जो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 देखते स्टार्ट कर देते हैं और बाद में बहुत सारी मिस्टेक्स होती है, उसको फिर वापस से डिलीट करते हैं, फिर ऐड करते हैं, जिसके चलते पूरा टाइम वहीं वेस्ट हो जाता है, ठीक है। उस चीज से बचने के लिए आई एम टेलिंग यू द स्ट्रेटजी। नंबर फर्स्ट, गो थ्रू द पेपर, गो थ्रू ऑल द क्वेश्चंस ऑफ डिस्क्रिप्टिव पार्ट एंड मेक द सीक्वेंस। नंबर सेकंड, रीड एंड अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस केयरफुली, ठीक है। सबसे पहले आपको चीजें पढ़ना है और चीजें समझना बहुत अच्छे से, ठीक है। रीड एंड अंडरस्टैंड द क्वेश्चन केयरफुली। अब ऐसा मत करिएगा कि बेसिकली आपने यहाँ पे बस एक टर्म देखा और आपने लिखना स्टार्ट कर दिया, राइट, आपने टाइप करना स्टार्ट कर दिया, वो चीज मत करिएगा। सो रीड एंड अंडरस्टैंड द क्वेश्चन केयरफुली। व्हाट डू आई मीन बाय अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन? तो अंडरस्टैंडिंग का मतलब है गाइज, यहाँ पे आपको कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करने हैं एंड ऑल्सो माइक्रो क्वेश्चंस आपको आइडेंटिफाई करने हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन में हो सकता है कि 3-4 माइक्रो क्वेश्चंस हिडन हो, जिसमें से आपको सिर्फ एक ही दिख रहा है। लाइक फॉर एग्जांपल, सजेस्ट मेजर्स फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, दिस इज द ओनली क्वेश्चन दैट यू कैन सी, बट हो सकता है इससे पहले स्टेटमेंट में और सारे क्वेश्चंस हिडन हो, आपको वो बताना पड़ेगा गाइस, ठीक है। होता क्या है, हम सिर्फ एक माइक्रो क्वेश्चन देख के आते हैं और हम उसे अटेम्प्ट करके आते हैं, फिर हमें लगता है हमने बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है एंड वी वुड बी गेटिंग वेरी गुड मार्क्स। लेकिन होता क्या है, उस क्वेश्चन के 4 माइक्रो क्वेश्चंस होते हैं और चारों माइक्रो क्वेश्चंस को 2.5 मार्क्स बेसिकली एलोकेटेड होते हैं। आपने जो अटेम्प्ट किया वो आपने सिर्फ 2.5 मार्क्स का ही आपने अटेम्प्ट किया है, तो आपको मार्क्स कितने मिलेंगे? 2.5 में से मिलेंगे। तो 1 भी हो सकता है, 1.5 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। इसीलिए बाद में हमें लगता है यार मेरा पेपर तो बहुत अच्छा गया था, लेकिन मैं सेलेक्ट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपने एग्जाम क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया उसे, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली आपको क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन समझना है। सबसे पहले यू हैव टू मार्क द कीवर्ड्स एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू मार्क द माइक्रो क्वेश्चंस। वो माइक्रो क्वेश्चंस यू हैव टू राइट इन द रफ शीट प्रोवाइडेड टू यू, ठीक है। कैसे आइडेंटिफाई करते हैं माइक्रो क्वेश्चंस, एक वीडियो मैंने अपलोड किया है यूट्यूब पर, जाकर जरूर देखिए, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग कंपोनेंट का 3 वेपन्स फॉर डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, जरूर देखिए, वहां पे यू विल लर्न अलॉट, बहुत कुछ आपको पता चलेगा कैसे माइक्रो क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करने हैं, क्या है माइक्रो क्वेश्चंस, सारी चीजें। अदरवाइज यही होगा कि आप 10 में से 2.5 और 3 मार्क्स का क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके आएंगे और आपको लगेगा आपने 10 मार्क्स का अटेम्प्ट कर दिया है, और जिससे चलते आपको मार्क्स काफी कम मिलेंगे, ठीक है जी। देन उसके बाद क्या करना है, मेक अ प्रॉपर फ्रेमवर्क इन 3 to 5 मिनट्स इन द रफ शीट प्रोवाइडेड। आपने क्वेश्चन देख लिया, आपने क्वेश्चन समझ लिया, आपने माइक्रो क्वेश्चन आइडेंटिफाई कर लिए, उसके बाद व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मेक फ्रेमवर्क, प्रॉपर फ्रेमवर्क बनाइए इन द रफ शीट दैट वुड बी प्रोवाइडेड टू यू इन द एग्जामिनेशन हॉल। रफ शीट में प्रॉपर फ्रेमवर्क बनाइए। व्हाट डू आई मीन बाय प्रॉपर फ्रेमवर्क? इंट्रोडक्शन में व्हाट वुड यू राइट, ठीक है, व्हाट आर द डेटा रिपोर्ट्स एग्जांपल दैट यू वुड बी मेंशनिंग इन द इंट्रोडक्शन पार्ट।
बॉडी पार्ट में व्हाट डायमेंशंस यू वुड बी इंक्लूडिंग, ठीक है, हो सकता है आप सोशल डायमेंशंस हो, पॉलिटिकल डायमेंशंस हो, आप जो भी डायमेंशंस यहाँ पे ऐड करना चाह रहे हैं दैट यू वुड राइट। पूरा आंसर मत लिखिए अगर आप शीट में, बस छोटा छोटा पॉइंट्स लिखना है, ताकि जब आप लिखना चालू करें आप वहां से डायरेक्टली रेफर करके फटाफट आप उसको टाइप कर सके। क्योंकि टाइप करने में बहुत ज्यादा टाइम आपको लगता नहीं, बहुत ही कम टाइम लगेगा आपको टाइप करने में, लेकिन तब जब आपका फ्रेमवर्क प्रॉपर तरीके से बना होगा। अदरवाइज होता क्या है, एस्पिरेंट्स इमीडिएटली लिखना चालू कर देते हैं, बाद में उन्हें लगता है यार मुझे इंट्रोडक्शन में ये ऐड करना है, ये मैंने गलत स्टार्ट किया, फिर वापस से डिलीट करते हैं, फिर वापस से ऐड करते हैं, बहुत टाइम लगता है इसमें, राइट। प्रॉपर फ्रेमवर्क बनाइए, 3 to 5 मिनट्स हार्डली लगेगा आपको इस प्रॉपर फ्रेमवर्क बनाने में। अच्छे तरीके से फ्रेमवर्क बनाइए। इंट्रोडक्शन आपने देख लिया क्या क्या लिखना है, बॉडी में आप कौन कौन से पॉइंट्स यहाँ पे ऐड करेंगे वो, एंड नंबर 3 आप कंक्लूजन कैसे देंगे। ये हार्डली 3 to 5 मिनट्स लेगा, लेकिन उसके बाद जब आप टाइप करने बैठेंगे बहुत ही मुश्किल से आपको 12 से 15 मिनट लगेगा पूरा आंसर टाइप करने में। मिस्टेक्स के चांसेस बहुत कम रहेंगे, ग्रामेटिकल एरर्स के चांसेस बहुत कम रहेंगे गाइस, ठीक है। एक पूरा सीक्वेंस आप मेंटेन कर पाएंगे, क्यों? क्योंकि आपने एडवांस में एक फ्रेमवर्क यहाँ पे बना लिया है, राइट। देन सब्सटेंशिएट योर आंसर विथ डेटा, स्कीम्स, रिपोर्ट, एग्जांपल्स, रिकमेंडेशंस एक्सेट्रा। देखिए इस तरीके से जेनरिक स्टेटमेंट लिखने से अवॉइड करिए, ठीक है, जेनरिक स्टेटमेंट लिखने से बचें। जो भी आप आंसर लिख रहे हैं ट्राई टू जस्टिफाई दैट, ट्राई टू सब्सटेंशिएट योर पॉइंट विद द हेल्प ऑफ डेटा, एग्जाम्पल, कोई रिपोर्ट है, कोई स्कीम है, कोई कमेटी की रिकमेंडेशन है, कुछ भी आप उसको डेफिनेटली वहां पे सब्सटेंशिएट करिए। क्योंकि आप एक जेनरिक स्टेटमेंट बोलेंगे इंडियन इकोनॉमी इज ग्रोइंग, दिस इज अ जेनरिक स्टेटमेंट, लेकिन जब आप बताएंगे कि एज पर द यूनियन, एज पर द बेसिकली इकोनॉमिक सर्वे 2021 और एज पर द इकोनॉमिक सर्वे 2024 दिस इज द डेटा, तो गाइज उससे क्या होगा, एक अलग इंपैक्ट पड़ेगा। एग्जामिनर विल गेट टू नो कि जो चीज आप बोल रहे हो उसे आप जस्टिफाई कर रहे हो, ठीक है। तो रिपोर्ट्स, डेटा, एग्जाम्पल, स्कीम्स, रिकमेंडेशन, जो कुछ भी आप मेंशन कर सकते हैं मेंशन कीजिए, कमेटी का नेम मेंशन कीजिए, कुछ भी मेंशन कीजिए, राइट। बट द थिंग इज ट्राई टू सब्सटेंशिएट योर आंसर। जितना ज्यादा आप यूज करेंगे उतना ज्यादा आपका आंसर यूनिक बनेगा और उतना ज्यादा आपको मार्क्स जो है अच्छे मिलने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ठीक है जी। फर्दर यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पैराग्राफ एंड सब हेडिंग्स। देखिए यहां पे आई एम नॉट सेइंग कि पैराग्राफ पैराग्राफ में लिखना गलत है या सब हेडिंग्स में लिखना गलत है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पैराग्राफ और सब हेडिंग्स का मिक्स रखिए। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, देखिए यहां पे ऐसा इसलिए बोल रहा हूं, सब हेडिंग्स में जो हम चीजें लिखते हैं, राइट, तो वहां पे चीजें अलग विजिबल होती है जब भी एग्जामिनर पढ़ना चाहेगा। क्योंकि देखिए ट्राई टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन साइकोलॉजी, एग्जामिनर इज गेटिंग पेड फॉर एवरी कॉपी इवेल्युएशन, राइट, फॉर द इवेल्युएशन ऑफ एवरी कॉपी ही इज गेटिंग पेड, राइट। सो उसकी हेल्प करिए ना आप उसको ज्यादा पैसे कमाने में। अगर मैं आपका एम्प्लॉय हूं, राइट, अगर मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं आपको ज्यादा पैसे कमाने में, तो क्या होगा, बेसिकली आप मुझसे खुश रहेंगे, ठीक है, आप मुझे बेसिकली इंक्रीमेंट अच्छा देंगे, ठीक है, आप मुझे गिफ्ट देंगे, आप मुझे प्रमोशन देंगे। सो यू ऑल्सो हेल्प द एग्जामिनर टू अर्न मोर। और आप कैसे कर सकते हैं उसका काम आसान बनाकर, कैसे, आपने अगर सब हेडिंग्स दी है तो ही विल रीड द सब हेडिंग, इफ यू अंडरस्टैंड द सब हेडिंग देन इन दैट केस ही विल नॉट रीड द एंटायर आंसर। सो इस तरीके से वो जल्दी, जितना जल्दी आपकी कॉपी क्लोज करेगा उतना ज्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि आपने उसको ज्यादा पैसे कमाने का मौका दिया। सो दिस इज कंप्लीटली प्रैक्टिकल साइकोलॉजी जो आपको ध्यान रखनी है। सो इंट्रोडक्शन में, कंक्लूजन में यू कैन यूज द पैराग्राफ फॉर्मेट, लेकिन जब बॉडी पार्ट डिस्कस करें ट्राई टू यूज द पॉइंटर्स। और पॉइंटर्स मतलब सब हेडिंग्स के साथ, आपने छोटी सब हेडिंग्स दी उसको आपने 3-4 सेंटेंसेस में एक्सप्लेन कर दिया, फर्दर सेकंड हेडिंग दी उसको आपने एक्सप्लेन कर दिया। तो ऐसे में क्या होगा, ही विल नॉट रीड द एंटायर आंसर, ही विल ओनली रीड द सब हेडिंग्स, एंड इफ यू अंडरस्टैंड्स द सब हेडिंग्स की सही है बिल्कुल, तो ही विल नॉट रीड द एंटायर आंसर एंड ही विल गिव यू द मैक्सिमम पॉसिबल मार्क्स फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, राइट। सो दिस इज द ह्यूमन साइकोलॉजी दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। देन कीप द वर्ड लिमिट इन माइंड गाइस, वर्ड लिमिट यू हैव टू ऑलवेज कीप इन माइंड। वर्ड लिमिट से बहुत ज्यादा ऊपर मत जाइएगा, वर्ड लिमिट से बहुत कम मत लिखिएगा, ठीक है, दोनों ही केसेस में मार्क्स विल बी डिडक्टेड। तो वर्ड लिमिट के आसपास लिखने की कोशिश करिए एंड ऑलवेज कीप इन माइंड, वहां पे इंटरफेस में यू कैन सी वर्ड लिमिट, आपको नीचे वर्ड लिमिट शो हो रही होगी जितना भी आपने लिख दिया वहां पर, ठीक है। सो वहां पे आप ट्रैक कर सकते हैं, आपको अलग अलग काउंट करने मत बैठेगा वहां पे नीचे वर्ड लिमिट का ऑप्शन दिखता रहता है हमें इंटरफेस में, तो दैट यू कैन ऑब्जर्व। देन फर्दर मेक योर आंसर मल्टी डायमेंशनल, यहां पे अपने आंसर को मल्टी डायमेंशनल बनाइए, ठीक है। मल्टी डायमेंशनल का मतलब है अलग अलग डायमेंशंस को कवर करिए गाइस। भले ही एग्जाम में आप क्वेश्चन आपका जो एक ही डायमेंशन से पूछा गया है, लेकिन ट्राई टू ऐड मोर डायमेंशंस टू इट। फॉर एग्जांपल यू कैन यूज दिस, यू कैन रिमेंबर दिस फॉर्मूला ऑफ हेल्प सेक्ट, फॉर एग्जाम्पल हिस्टोरिकल, इकोनॉमिकल, लीगल एस्पेक्ट, ठीक है। देन पॉलिटिकल डायमेंशन, सोशल डायमेंशन, इन्वायरमेंटल डायमेंशन, कल्चरल डायमेंशन एंड टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन। तो इनमें से जितने ज्यादा पॉसिबल डायमेंशन हैं अगर आप यूज करेंगे तो दैट विल गिव योर आंसर अ यूनिक view, right, to the examiner. And if he's observing that you are using multiple dimensions, he will definitely award you more marks. हो सकता है एग्जाम में आपसे किसी सोशल इंपैक्ट पूछा हो, ठीक है, या सोशल डायमेंशन पूछा हो या इकोनॉमिक डायमेंशन पूछा हो, नो डाउट आपको उसमें सबसे ज्यादा पॉइंट लिखने हैं, बट ट्राई टू ऐड सम मोर पॉइंट्स हियर, ट्राई टू ऐड सम मोर डायमेंशंस हियर, बहुत ज्यादा नहीं, दो दो तीन तीन पॉइंट्स अगर आपने एक डायमेंशन लिख दी दैट वुड बी कंप्लीटली ओके,
क्योंकि एक्चुअल रिक्वायरमेंट तो दूसरे डायमेंशन की थी, लेकिन साथ में ट्राई टू ऐड 3-4 अदर डायमेंशंस एज वेल, सो दैट एग्जामिनर कैन गेट टू नो दैट you have the idea of other dimensions as well, and you know the art of multi-dimension, making the answer multi-dimensional, right? So this you have to keep in mind, guys. So these are some important parts, important tips that you have to keep in mind for the descriptive part, guys. बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर देखिए इसको, जरूर इंप्लीमेंट करके देखिएगा, एंड डेफिनेटली अगर आपने ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट बहुत अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट कर दिया इन टिप्स को फॉलो करते हुए, यू कैन सी अ वेरी गुड इंक्रीज इन योर मार्क्स। और एक एक मार्क्स के पीछे गाइज यहाँ पे कॉम्पिटिशन हो जाता, यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है कॉम्पिटिशन में, या तो रुक जाता है, राइट? सो यू विल सी अ डेफिनेटली इंक्रीज इन मार्क्स इफ यू आर फॉलोइंग, इफ यू आर इंप्लीमेंटिंग ऑल दीज टिप्स, राइट? नंबर थर्ड इज द लास्ट मिनट टिप्स फॉर जनरल। जनरल मतलब यहाँ पे जनरल टिप्स हैं विच यू हैव टू कीप इन माइंड, जो कि सुनने में बहुत ही कॉमन लगेंगे बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है परेशान होते हुए जो इन टिप्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, टेक प्रॉपर स्लीप अ डे बिफोर द एग्जाम। हम क्या करते हैं, डे बिफोर एग्जाम हमारा मेंटेलिटी होता है, एक काम करते हैं पूरी रात हम जग के पढ़ लेते हैं, कल एग्जाम दे देंगे और फिर आके सो जाएंगे। सबसे बड़ी गलती यही कर रहे हैं। आपने आज अगर पूरी रात आपने जाग लिया, कल एग्जाम आप दे ही नहीं पाएंगे, बिलीव मी, आप एग्जाम दे ही नहीं पाएंगे, ठीक है? वो गलती मत करिएगा। अगर आपने पूरा 6-7 महीने, 8 महीने, साल भर पढ़ाई नहीं की है, एक रात को जागकर आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और अगर आपने साल भर 6 महीने, 8 महीने पूरी प्रिपरेशन की है, तो एक रात आप सोकर भी कुछ नहीं बिगड़ेगा आपका। सो थिंग इज कि आपको यहाँ पे प्रॉपर स्लीप लेनी है एटलीस्ट अ डे बिफोर द एग्जाम। जिस दिन एग्जाम है एटलीस्ट उसके एक रात पहले आपको प्रॉपर तरीके से स्लीप लीजिए। मैं बोल रहा हूं कम से कम 8 घंटे की स्लीप लेनी है, ज्यादा से ज्यादा जितना आप स्ट्रेच कर सकें। 8 घंटे, 10 घंटे, जितना ज्यादा सोएंगे उतना ज्यादा आपका माइंड रिलैक्स रहेगा, उतने अच्छे तरीके से आप अपना जो आंसर है, अपना एग्जाम आप दे पाएंगे, ठीक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, स्लीप के साथ कोई भी लापरवाही मत करिएगा। कोशिश भी मत करिएगा कि मैं रात भर जाग लेता हूं, मैं अगले दिन एग्जाम दे दूंगा, या मैं 2-3 घंटे सो लूंगा। फ्रेंड्स, आपको एग्जाम में नींद आएगी, आप फोकस ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है? आपको आइडियाज ही नहीं आएंगे। बिलीव मी, ये मेरी आजमाई हुई प्रैक्टिस है, आजमाई हुई टिप्स है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं अपने एक्सपीरियंस से। ट्राई टू फॉलो दिस, टेक अ प्रॉपर स्लीप। जो नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं है, एक दिन में नहीं पढ़ेंगे छोड़ दीजिए उसको, जितना पढ़ा है उसमें कॉन्फिडेंट होकर जाइए, बट नींद के साथ कोई भी लापरवाही नहीं, ठीक है? सेकेंडली, डू नॉट ईट एनीथिंग अनहेल्दी फ्रॉम नाउ टिल द एग्जामिनेशन। आज से ही आपको अनहेल्दी नहीं खाना है, ठीक है? अवॉइड पिज्जा, अवॉइड बर्गर, अवॉइड जो भी हम घर में कुछ और जंक आइटम खा रहे हो, सारा कुछ अवॉइड करिए आज से ही, ठीक है? एग्जाम के एक दिन पहले नहीं, आज से ही अवॉइड करिए, ताकि जो 2-3 दिन आपके एग्जाम के लिए बचे वहां पे आप अच्छे तरीके से फोकस कर पाए। एक हेल्दी खाना खाएंगे तो आपका माइंड भी हेल्दी रहेगा, आपको आइडियाज भी अच्छे देगा। जब हम अनहेल्दी फूड खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, तो हमारा माइंड भी नेगेटिव होता है, हमें नेगेटिव इंडिकेशंस देता है, राइट? सो यू हैव टू कीप इन माइंड कि आज से ही एटलीस्ट इस वीक के लिए रुक जाइए। आपका एक बार एग्जाम होगा, फिर आप जितना चाहे पिज्जा खाइएगा, जितना चाहे बर्गर खाइएगा, नो वन इज गोइंग टू स्टॉप यू। बट राइट नाउ, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम टिल द एग्जामिनेशन, यू आर नॉट सपोज टू ईट एनीथिंग अनहेल्दी। देन उसके बाद कीप योर एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड जरूर रख लीजिएगा एक दिन पहले एटलीस्ट एग्जाम के। ये मत सोचिएगा मैं कल एग्जाम देने जाना, मैं सुबह सुबह रख लूंगा। हो सकता है सुबह आपका एडमिट कार्ड ना मिले, एकदम इमरजेंसी में। अगर आप एक दिन पहले रख लेंगे, नहीं मिल रहा होगा, सो आप उसका प्रिंट आउट लेकर जा सकते हैं। देयर इज एन ऑप्शन अवेलेबल टू यू, राइट? तो ये सारी पैकिंग आप पहले ही कर लीजिएगा। एडमिट कार्ड 2 कॉपी रखिए, एक कॉपी मान लीजिए अगर फट गई, कहीं गुम गई, 2 कॉपी एटलीस्ट रखिए एडमिट कार्ड की। रिक्वायरमेंट नहीं है, रिक्वायरमेंट एक कॉपी की होती है, बट यू कीप 2 कॉपीज। ओरिजिनल आईडी प्रूफ ध्यान से रख लीजिएगा, जो ओरिजिनल आईडी एडमिट कार्ड में मेंशन है वही ले जाइएगा, अपने मन से कोई भी मत लेकर जाइएगा, अदरवाइज वहां पे प्रॉब्लम होगी, ठीक है? देन फर्दर जीरोक्स भी ले जाइए, उसकी रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट नहीं लगती बट जीरोक्स लिए रहिए साथ में। तो यहाँ पे 2 कॉपी एडमिट कार्ड की लीजिए। ओरिजिनल आईडी प्रूफ की, एक तो ओरिजिनल आईडी प्रूफ आपको रखना है, इट कैन बी पैन कार्ड, पासपोर्ट, ठीक है? आधार, लाइसेंस, कुछ भी हो सकता है। साथ में यहाँ पे जीरोक्स भी रखिए उसका, एंड 2 फोटोग्राफ्स। फोटोग्राफ्स की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन फोटोग्राफ्स फिर भी रखिए। कई बार क्या होगा, आप हम क्या करते हैं, बहुत पुरानी फोटो अपने एडमिट कार्ड में लगाते हैं, वो जनरली मैच नहीं कर रहे होते, तो एग्जामिनर वहां पे जो वहाँ पे अथॉरिटीज होंगी बेसिकली आपको रोक सकती है कि आप नहीं जा सकते, आप कोई और पर्सन है। इन दैट केस यू कैन शो देम योर फोटोग्राफ, राइट? तो यहाँ पे बेसिकली फोटोग्राफ रखिए, रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट ये सारे प्रिकॉशंस हैं। इनमें से अगर किसी भी एक चीज़ की वजह से आप रुक गए ना, पूरा पैनिक क्रिएट हो जाएगा, आपका एग्जाम खराब हो जाएगा, ठीक है? तो ये सारी प्रिपरेशन पहले से एक दिन पहले ही कर लीजिए। रात का वेट भी मत करिए, क्योंकि रात में शॉप्स क्लोज हो जाती हैं। अगर आपके पास प्रिंट आउट नहीं तो आप प्रिंट आउट फिर नहीं ले पाएंगे, और अर्ली मॉर्निंग आपको एग्जाम देने के लिए जाना होता है, ठीक है? तो ये गलती मत करिएगा। डे बिफोर द एग्जामिनेशन प्रॉपर डे टाइम में इसको सब कुछ रख के देख लीजिए, प्रॉपर तरीके से रख लीजिए। जो भी मिसिंग है उसको आप अरेंज करके अपने बैग में रख लीजिए। और साथ में पेन्स रखिए, एक पेन मत रखिए, 3-4 पेन्स रखिए, ठीक है? ब्लैक और ब्लू रख लीजिए साथ में। ऐसा मत सोचिए कि एक ही पेन में रख लेता हूं और उस एक पेन में हो जाएगा। सपोज पेन नहीं चल रहा, कुछ इश्यू आ गया, तो वहां पे आप फिर किसी से मांग नहीं पाएंगे जल्दी, ठीक है? सो कीप
3-4 पेन्स विथ यू, सारा कुछ अपने बैग में एक दिन पहले ही प्रॉपर तरीके से पैक करके रख लीजिए। देन फर्दर रीच द एग्जाम सेंटर एटलीस्ट 1 आवर बिफोर द रिपोर्टिंग टाइम। जो भी आपके एडमिट कार्ड में रिपोर्टिंग टाइम है वो हालांकि 1-1.5 घंटे एडवांस में होता है, उससे भी कोशिश करिए आप 1-1.5 घंटे पहले पहुंचने की। क्यों? आप जब भी निकल रहे हैं, सपोज़ कुछ हो जाए, ठीक है? आप जिस व्हीकल से जा रहे हैं, सपोज़ वो पंक्चर हो जाए, सपोज़ वो कुछ इश्यू आ जाए उसमें, तो एटलीस्ट आपके पास इतना मार्जिन होना चाहिए कि आप एग्ज़ाम सेंटर तक पहुँच सकते हैं। एंड ऑल्सो गाइज़, एग्ज़ाम सेंटर एक दिन पहले ज़रूर देख कर आइएगा, ठीक है? एक दिन पहले या अभी जब भी आपको लगे एक दिन एग्ज़ाम सेंटर ज़रूर जाकर देख कर आइए कि आपका एग्ज़ाम सेंटर है कहाँ, कितना दूर है, किस रास्ते से आपको जाना है, सब कुछ ये ऑब्ज़र्व कर लीजिए। डी डे पर क्या होगा, आपको सुबह-सुबह निकलना रहेगा एग्ज़ाम देने के लिए, तो वहाँ पर आपको कुछ भी इश्यू ना आए, इसलिए पहले ही सारी चीज़ें आप देख लीजिए। एंड गाइस, ट्राई टू रीच एटलीस्ट 1 आवर बिफोर द रिपोर्टिंग टाइम। जो भी रिपोर्टिंग टाइम है उससे 1 घंटे पहले पहुंची, कोई बात नहीं, वहां पे आप वेट कर लीजिएगा। लेकिन अगर आप कहीं लेट हो गए, किसी वजह से आपकी गाड़ी पंक्चर हो गई या किसी और वजह से आपकी गाड़ी में दिक्कत आ गई, ठीक है, तो फिर बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी। तो गाड़ी में पूरा पेट्रोल वगैरह चेक कर लीजिए, ठीक है? आपकी आपकी जिस पे बाइक से या कार से जा रहे हैं वो कहीं पंक्चर तो नहीं है, सब कुछ ठीक है, वो सारा कुछ देख लीजिएगा, राइट? देन फर्दर टेक अ लाइट मील विथ यू टू हैव ड्यूरिंग द इंटरवल। देखिए यहाँ पे आरबीआई एग्जाम में आपको गैप मिलेगा, ठीक है, एक दो पेपर के बीच में, तो वहां पे उस गैप को यूटिलाइज करिएगा। आप यहाँ पे यूटिलाइज कैसे करना है, कुछ मील रख के ले जाइएगा। ये मत सोचिएगा मैं खाऊंगा तो मुझे नींद आएगी, कुछ लाइट सी मील रखिए। अदरवाइज क्या होगा, अगर आप खाली पेट रहेंगे तो आपका दिमाग भी नहीं चल पाएगा, ठीक है? आई एम टेलिंग यू वेरी प्रैक्टिकल थिंग्स गाइज, जो मैंने अपनी लाइफ में ऑब्जर्व किया है, अपने एक्सपीरियंसेस के हिसाब से ऑब्जर्व किया है, वही चीज मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। जब भी गैप मिलेगा, कोई जरूरत नहीं है आपको आसपास के रेस्टोरेंट में जाके कुछ खाने की, घर से कुछ मील लेकर जाइए, लाइट मील लेकर जाइए, जिससे आपके पेट में कुछ रहे भी, आपको भूख भी ना लगे और आपको नींद भी ना आए, ठीक है? तो कुछ हैवी मत खाइएगा, पराठे वगैरह ये सब मत रखिएगा, इसमें आपको एक्चुअली नींद आ सकती है, क्योंकि वो फिर दोपहर का टाइम होगा जब आपको सेकंड शिफ्ट में एग्जाम देना रहेगा, एंड दैट कैन बिकम प्रॉब्लमेटिक, क्योंकि दोपहर में हमें मील के बाद जनरली नींद आती है, ठीक है? तो कुछ लाइट से रखिए, कुछ फ्रूट्स रख लीजिए, यू कैन टेक एप्पल, यू कैन टेक बनाना, एंड ऑल्सो यू कैन टेक एनीथिंग लाइट, ठीक है, जो आपको एक हेल्दी चीज आपको प्रोवाइड करे और साथ में आपको नींद भी ना आए, राइट? तो ये चीज जरूर फॉलो करिएगा। देन गो विद समवन हु कैन ड्राइव योर व्हीकल और बाइक, कैब और ऑटो, ठीक है? ट्राई करिए कि आपको खुद यहाँ पे कार या बाइक चलाकर ना जाना पड़े, ठीक है? किसी को ले लीजिए साथ में, या कैब से चले जाइए, ऑटो से चले जाइए। रीजन बीइंग, सपोज अगर बीच में अगर आप अपनी कैब से या अपने सॉरी अपनी कार से अपनी ऑटो से आप जा रहे हैं, कुछ आपको अगर इशू आ गया बीच में, तो फिर आपको समझ नहीं आएगा मैं इसको क्या करूं अब, ठीक है? उस समय कुछ आपको रिजॉल्व करने का सोल्यूशन भी नहीं मिलेगा, एकदम सुबह सुबह की बात कर रहा हूं मैं। तो हो सके तो किसी, अगर आप फैमिली के साथ रहते हैं, अपने पेरेंट्स को, अपने ब्रदर को, किसी को भी ले जाइए साथ में, या अगर आप अकेले रहते तो यू कैन अरेंज कैब और ऑटो, ठीक है? तो इससे क्या होगा, अगर कुछ इशू आएगा तो एटलीस्ट आप उसे छोड़कर दूसरे में स्विच करके आप जा सकते हैं एग्जाम सेंटर तक, ठीक है? तो ये चीज ध्यान रखिएगा। ये वो सारी चीजें गाइस जो लोग फेस करते हैं, जिसकी वजह से एस्पिरेंट्स परेशान होते हैं, कई बार उनका एग्जाम भी नहीं दे पाते हैं वो, तो वही सारी चीज मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, ठीक है? एंड ऑल्सो कैरी वाटर बॉटल विथ यू, अपने साथ प्रॉपर वाटर बॉटल ले जाइए, ठीक है? यहाँ पे अपने आप को हाइड्रेटेड रखिएगा एग्जाम हॉल में। ऐसा मत करिएगा आपने 2-3 घंटे 4 घंटे पानी ही नहीं पिया, प्रॉपर तरीके से हाइड्रेटेड रखिएगा अपनी बॉडी को। जितना ज़्यादा हाइड्रेटेड रखेंगे उतना ज़्यादा आपकी बॉडी सही तरीके से काम करेगी, ठीक है? तो वाटर बॉटल कैरी करिए, अपनी खुद की वाटर बॉटल कैरी करिए, वो ज़्यादा अच्छी स्ट्रैटेजी है। वियर लूज क्लोथ सो दैट यू कैन बी कंफर्टेबल। लूज क्लोथ्स पहनिए, बहुत ज़्यादा टाइट क्लोथ्स मत पहनिए, अदरवाइज आपको एग्जाम काफ़ी लंबा टाइम देना है। अगर मैं बात करूँ आरबीआई ग्रेड बी, वहाँ आपको लगभग 5.5 घंटे बैठकर एग्जाम देना है, और नाबार्ड ग्रेड ए में भी आपको टाइम देकर आपको बेसिकली वहां पे एग्जाम देना है। तो ऐसा नहीं है कि बेसिकली आपका फोकस फिर आपके कपड़ों में रहे, आपके क्लॉथ्स अगर टाइट है तो वहां पर आपका फोकस जा रहा है, आपको इरिटेशन हो रही है, ठीक है? तो इसलिए लूज क्लोथ्स पहनिए, आराम से पहनिए। हम कोई फैशन शो में नहीं जा रहे हैं, हम किसी पार्टी में नहीं जा रहे हैं, हम एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है? हमें किसी ने पहचान भी लिया तो कोई बात नहीं, हम एग्जाम देने जा रहे हैं, हम किसी मैरिज फंक्शन में, किसी पार्टी अटेंड करने नहीं जा रहे हैं। सो आराम से लूज क्लोथ्स पहनिए, ट्रैक पैंट्स पहन लीजिए, ऊपर से टी शर्ट्स पहन लीजिए, लूज कुछ भी अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस, आप उसको आराम से पहनिए, ताकि वो एग्जाम हॉल में कंफर्टेबल रहे आपके लिए। क्योंकि आपको लगातार इतने लंबे समय तक बैठना है, शायद आपकी हैबिट ना हो 5 घंटे 6 घंटे बैठने की, तो फिर वो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। इसलिए वियर द लूज क्लोथ्स। देन फ्रेशन अप वंस बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ द एग्जाम। तो जो भी आपको बेसिकली यहाँ पे फ्रेशन अप होना है, ठीक है? सो एग्जाम से एक बार जस्ट पहले, आप जब एग्जाम हॉल में एंटर कर गए, उसके बाद वहां पे वॉशरूम होता है, वहां पर जाइए, एक बार फ्रेश हो जाइए। इसको जरूर फॉलो करिएगा। रीजन बीइंग, आप एग्जाम में फिर क्या होता है, एग्जाम में कई बार फिर हमें जाना पड़ता है, ठीक है? तो वो फिर दिक्कत हो जाती है, वहां पर एक हमारा टाइम वेस्ट होता है, फिर हम भी पैनिक करते हैं, जल्दी जाना है जल्दी आना है, ठीक है? उस चक्कर हमारे 5-10 मिनट चले जाते हैं और टाइम से ज्यादा हमारा फ्लो टूट जाता है। जिस फ्लो में हम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होते हैं वो फ्लो एक ब्रेक हो जाता है। तो ट्राई, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम हॉल, आपका आपका एग्जाम टाइम स्टार्ट होने वाला, उससे पहले एक बार फ्रेशन अप हो लीजिए। उसके बाद, क्योंकि आपका पूरा उस जो पर्टिकुलर एग्जाम होना, उसमें फिर आपको दिक्कत नहीं जाएगी, ठीक है? सो दीज आर सम प्रैक्टिकल टिप्स गाइस जो आपको फॉलो करने चाहिए, एंड बिलीव मी, दीज ऑल
ऑल आर बेस्ड ऑन द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो मैंने खुद फेस किया है, जो मैं देखता हूँ दूसरों को। तो ये सारी चीज़ें आप डेफिनेटली ऑब्जर्व करिएगा और ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव के रिगार्डिंग जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं उसको भी ज़रूर इंप्लीमेंट करिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है वो। अगर आपने उसे इंप्लीमेंट कर लिया तो आपको बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। अब मैं आपसे ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप ज़्यादा टॉपिक्स पढ़कर जाइए, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि यू हैव टू रिवाइज दिस टॉपिक, यू हैव टू फर्दर प्रैक्टिस दिस टॉपिक, वो कुछ नहीं करना, वो चीज़ें हो गई, उसका टाइम गया। अब मैं बता रहा हूँ कि इस लास्ट मिनट में आप किस तरीके से और मार्क्स इंप्रूव कर सकते हैं। सो कीप द टिप्स रिलेटेड टू ऑब्जेक्टिव एंड कीप द टिप्स रिलेटेड टू डिस्क्रिप्टिव इन माइंड। तो वो चीज़ें आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ मार्क्स यहाँ पे इंप्रूव करने में, इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। एंड दीज आर द जनरल टिप्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड, right guys? So this is all with respect to this session guys, and also those who are preparing for RBI grade B 2025 examination guys, हमने यहाँ पे आपके लिए यहाँ पे फाउंडेशन कोर्स लॉन्च कर दिया है विच इज द लक्ष्य बैच। इसको हम लक्ष्य बैच बोल रहे हैं गाइज, और यहाँ पे हमारा फोकस है आपको प्रॉपर तरीके से आपका जो फाउंडेशन है उसे स्ट्रॉन्ग करना, आपकी नॉलेज को एनरिच करना, और फिर आपको बेसिकली यहाँ पे एग्जाम रिक्वायरमेंट तक ले जाके आपका सिलेक्शन करवाना। दिस इज अवर प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पर्टिकुलर कोर्स। यहाँ पे हम आपको बहुत सारी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। द मेन फीचर विच आई फील मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है, दैट इज एक्सटेंसिव लाइव क्लासेस एंड ऑल्सो द वन ऑन वन मेंटोरशिप। जब भी आपको जरूरत होगी यू कैन गेट कनेक्टेड विद द फैकल्टी। आप जिस फैकल्टी से चाहे उस फैकल्टी से आप कनेक्ट हो सकते हैं, उनके साथ जी मीट में वन टू वन, वन ऑन वन इंटरेक्शन आप कर सकते हैं। जो भी आपके डाउट्स है आप उसे रिजॉल्व कर सकते हैं, राइट। सो दीज आर अकॉर्डिंग टू मी दीज टू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स। अदर फीचर्स भी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो गाइस, वहां पे जाकर आप क्लिक कर सकते हैं। यू कैन सी ऑल द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ दिस कोर्स, और उसको अवेल करना चाहते हैं तो आप अवेल करिए, ठीक है। एंड अवेल करने के साथ साथ यू कैन यूज द कूपन कोड प्रकाश, दिस इज माय नेम एंड दैट विल आल्सो वर्क एज अ कूपन कोड। कूपन कोड की तरह बेसिकली ये काम करेगा। तो जब भी आप ये कूपन कोड प्रकाश अप्लाई करेंगे तो यू कैन सी अ डिस्काउंट, ड्रास्टिक डिस्काउंट ऑन द फाइनल प्राइसेस व्हिच विल मेक द कोर्स मोर अफोर्डेबल फॉर यू, ठीक है। आपके लिए कोर्स और ज्यादा अफोर्डेबल बनेगा। और हम यहाँ पे जो प्राइस है उसको हम बिल्कुल अफोर्डेबल बनाना चाह रहे हैं। हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाह रहे कि जो भी एस्पिरेंट्स हो वो अफोर्ड ना कर पाए। तो ऐसे एस्पिरेंट्स जो सीरियस है, जो ऑफिसर बनना चाह रहे हैं गाइस, तो उनके रास्ते में बेसिकली प्राइस जो है वो अफोर्डेबल इशू नहीं बनना चाहिए, बैरियर नहीं बनना चाहिए। यही हमारी कोशिश है और इसीलिए हम फर्दर आपको डिस्काउंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। वी आर प्रोवाइडिंग यू द मैकेनिज्म जिसके थ्रू आप और भी डिस्काउंट्स यहाँ पे ले सकते हैं, राइट। एंड ऑल्सो गाइस दिस इज द टेलीग्राम ग्रुप, दिस इज माई पर्सनल टेलीग्राम ग्रुप। आप इसको जरूर ज्वाइन करिए। इसको ज्वाइन करके आप डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट में रह सकते हैं। व्हेनेवर यू फील एनी डाउट, व्हेनेवर यू फील लो, तो आप डायरेक्टली वहां पे ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं गाइज। और यहाँ पे गाइज मैं आपको सीधा डायरेक्टली आपकी क्वेरी जो है वो रिजॉल्व करूंगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन गाइज। आई होप कि आपको मजा आया, यू हैव लर्न समथिंग न्यू। सो विल कम आउट विद अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड हैप्पी लर्निंग फ्रेंड्स।